माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर यानी 3 में फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन चल रहा था, यानी स्टार्टिंग से मैं पुनः डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पहले इस टॉपिक में फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी में पहला क्वेश्चन बैलेंस शीट का दिया था, दूसरा जो क्वेश्चन था वो प्रॉफिट एंड लॉस का था, तीसरा जो क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का था। तो यानी पहले दूसरे तीसरे प्रश्नों को हल करने के बाद मैंने बताया था कि बैलेंस शीट पहले नहीं बनता है, पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हम लोग बोलते हैं। उसके बाद बनता है बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के सरप्लस को ही हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अभी जो हम लोग क्वेश्चन हल किए वो सेपरेटली सिंपल बैलेंस शीट था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो लॉस था वो भी सिंपल था। आज जो मैं चौथा प्रश्न जो हल करने जा रहा हूँ वो बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, साथ साथ इसमें एडजस्टमेंट भी दिया हुआ। तो अब ये समझना है कि एडजस्टमेंट क्या है और कैसे इसका एंट्री हम करेंगे। तो इस प्रश्न को थोड़ा पढ़कर उसके बाद हम लोग डिस्कस करें कि आखिर इसमें एडजस्टमेंट आएगा और उसका हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। पिछले सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 1 उसके पहले यानी 11th 12th में फाइनल अकाउंट कंपनी का पढ़े होंगे। फाइनल अकाउंट कंपनी जो था उसमें ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनता था। एक टॉपिक था विथ एडजस्टमेंट और वो था विदाउट एडजस्टमेंट। तो विथ एडजस्टमेंट जो टॉपिक था उसमें पहले पढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर सेमेस्टर 4 में यानी पूरे डिटेल हम लोग चूंकि पहले पढ़ चुके हैं तो केवल टॉपिक वाइज एनालिसिस होगा कि एडजस्टमेंट का एंट्री क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। तो पहले एडजस्टमेंट के बारे में तब बताएंगे जब पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है। देन आफ्टर आई विल डिस्कस अबाउट द एडजस्टमेंट। आफ्टर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 13 to 14 द मतलब 13 और 14 द फॉलोइंग बैलेंस स्टूड इन द बुक्स ऑफ अजीत गुड्स कैरेज लिमिटेड। नाम है अजीत गुड्स कैरेज लिमिटेड, ये बिजनेसमैन है, AGC लिमिटेड लिखेंगे हम लोग शॉर्ट में। ऑन 31 मार्च 2014 दिया हुआ। एक एक टॉपिक को मैं एनालिसिस करते चलूंगा और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। पहला है टॉपिक कॉल इन एरिया। तो शेयर फॉर फ्यूचर हमारे सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स विद्यार्थी पहले ही पढ़ चुके होंगे कि कॉल इन एरियर होता क्या है, यानी इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जाता है। लेकिन बैलेंस शीट का जो विनिंग फॉर्मेट आया है उसमें कैपिटल में से ही घटाकर दिखाया गया। तो यहाँ पर हम एक रास्ता बताएंगे कि कॉल इन एरियर्स का मतलब हुआ कि बकाया मनी, चाहे ड्यू टू कोई भी रीजन हो सकता है जिसके कारण वो शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया है, तो बकाया राशि है, यानी इस बकाया राशि को हम कैपिटल में से घटा देंगे। आगे बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, मालूम है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा, कैश विथ बैंक और फिक्स्ड डिपॉजिट बैलेंस शीट में जाएगा। मोटर व्हीकल्स कॉस्ट दिया हुआ 16 लाख, यानी 12 लाख वहाँ पर है। इसका मतलब ये जो डिप्रिसिएशन है हम लोग बैलेंस शीट में 12 लाख ही दिखाएंगे। इसका सिस्टम है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस व्हिच एवरेज लेस, यानी 12 लाख को हम लोग दिखाएंगे। फर्नीचर कॉस्ट है 20,000, यहाँ दिया हुआ है 12,000, तो 12,000 को लेकर चलेंगे। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट, मैंने गवर्नमेंट के यहाँ जो है इन्वेस्ट किया वो 9 लाख है, ये भी एसेट से बैलेंस शीट में जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट के शीर्षक में। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत इसको दिखाया जाएगा, यानी हम लोग वर्किंग नोट्स को करने के बाद इसको हम लोग शो करेंगे। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व उसी में हम लोग ले जाएंगे। इंटरेस्ट रिकॉर्ड और इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ एक टॉपिक आ गया इंटरेस्ट रिकॉर्ड। इंटरेस्ट रिकॉर्ड मतलब उपार्जित आय है, तो सवाल उठता है कि उपार्जित आय अगर एडजस्टमेंट होता तो इसका एंट्री हम लोग 2 जगह लिख करते, लेकिन चूंकि ये ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट एक ही जगह पर होगा, वो होगा बैलेंस शीट की संपत्ति भाग में। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिकॉर्ड के बाद सैलरी डेटर बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरी डेटर में यहाँ दिया हुआ है 1,70,000 है।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है 50,000। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम लोग यानी डायरेक्टली इसका जो एंट्री करेंगे वो डेटर में से घटाकर करेंगे। आगे है प्रोविजन हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस। पहले बताया गया कि प्रीपेड इंश्योरेंस यानी पिछले लेक्चर में या पिछले क्लास में 11th-12th में पढ़े होंगे, सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है एसेट्स है, जब आदमी कोई आने इस ईयर में खर्च जो है अगले साल, प्रीपेड एक्सपेंसिव मतलब इस साल का खर्च नहीं है, अगले साल का खर्च है, यानी एडवांस में हम लोग पेड कर देते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव पेड इन एडवांस, यह जो है बिजनेस के लिए एसेट्स है। और फाइनल अकाउंट अगर हम लोग बनाते एडजस्टमेंट होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिलेटेड एक्सपेंसेस में से इसको घटाकर दिखाते, लेकिन चूंकि एक जगह पर दिया हुआ है यानी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ एडजस्टमेंट में नहीं है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट हम मात्र ओनली वन प्लेस पर करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अनक्लेम डिविडेंड ये लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, करंट लायबिलिटी शीर्षक में लिखेंगे, सैलरी क्रेडिटर को वहीं कर लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग 70,000 ब्राउट फॉरवर्ड फ्रॉम दिया हुआ 12-13 का यानी 70,000 शामिल है। तो करेंट ईयर का प्रॉफिट हम लोग घटा करके लेके चलेंगे। और ऐसे भी जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लेंगे तो दोनों का जोड़कर ही दिखाएंगे। कहानी का मतलब इससे हम घटा करके भी दिखा सकते हैं और जोड़ा हुआ ऑलरेडी ऐड है उसे दिखा सकते हैं। एडवांस टू स्टाफ, स्टाफ को भी मैंने बताया कि प्रीपेड का मतलब हुआ पहले पेड किया, मतलब एडवांस पहले सैलरी स्टाफ को दे दिया। यह जो है यानी कंपनी के लिए संपत्ति है, इसलिए इसे बैलेंस शीट की हम लोग संपत्ति भाग में दिखाएंगे। और हम लोग क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने नहीं पढ़ा, एडजस्टमेंट। आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनटू कंसीडरेशन प्रिपेयर इन प्रॉपर फ्रॉम द कंपनीज बैलेंस शीट, यानी जो बनाने के लिए बोला जा रहा है कि आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन लेने के बाद और प्रिपेयर इन प्रॉपर फॉर्म ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट, जो प्रॉपर कंपनी का फाइल बैलेंस शीट जो रिवाइज कंपनी एक्ट 2013 और शेड्यूल 3 के तहत बनाना है। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी दिया हुआ है 25,000 इन 100, कहने मतलब 25,000 नहीं है, 25 लाख है और रुपीज 100 से है, यानी इसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 25,000 शेयर्स होगा। ऑथोराइज कैपिटल हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं पर टोटल कॉलम में ऐड नहीं करते हैं। ऑथोराइज कैपिटल इट मींस होता क्या है, ऑथोराइज कैपिटल यानी जिस कंपनी से जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे हम लोग ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। द ऑथोराइज कैपिटल हो गया। दूसरा है द डायरेक्ट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 10% ऑन द पेड अप कैपिटल फॉर द ईयर 2013-14। तो पहला टॉपिक हो चुका था। दूसरा टॉपिक है द डायरेक्ट ट्रांसफर 2 लाख टू जनरल रिजर्व एंड रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 10% ऑन द पेड अप कैपिटल फॉर द ईयर 2013-14। यानी 2013-14 में डायरेक्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व मतलब लाभ का 2 लाख रुपए ट्रांसफर करना है। दूसरा केस कहता है कि यानी इसका 2 जगह एंट्री होगा। तो पहला एंट्री तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री होगा एक मतलब ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। फिर नेक्स्ट है रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 10% ऑफ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल पर जो डिविडेंड होगा यानी जैसे कॉल इन एरियर है 20 लाख मैंने कैपिटल बताया और कॉल इन एरियर है 20,000, तो 20 लाख में 20,000 हम लोग घटा देंगे, जो भी आएगा 19 लाख 80,000 होगा। उसका हम लोग 10% डिविडेंड वर्किंग नोट्स में निकाल कर दिखाएंगे, 1,98,000 होगा। और एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि कॉर्पोरेट टैक्स आप देंगे, ठीक है, मान कर चलेंगे दिया हुआ नहीं है, 10% उसका निकालेंगे हम लोग। पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर है 4। इधर बैलेंस शीट पहले इसमें हम लोग कर देते हैं ए, इसको रखते हैं बी और यहाँ पर करते हैं हम लोग ई। इतना में आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या केवल हम लोग लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बहुत ज्यादा आइटम नहीं है। ये हो गया अमाउंट। अब हम लोग प्रॉफिट लॉस लेंगे, यानी टोटल प्रॉफिट को भी ले सकते हैं 4,28,000 को, या 70,000 घटा करके अलग अलग ले सकते हैं। लेकिन चूंकि टोटल प्रॉफिट हम लोग ले रहे हैं करेंट ईयर में ऑलरेडी शामिल है, 70,000 करेंट ईयर में ऑलरेडी शामिल है, इसलिए प्रॉफिट को हम लोग ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। करेंट ईयर का हो गया 4,28,000, 4,28,000। अब इसमें हम लोग लेस क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ जो फॉर्मेट लिखा गया था उसके आधार पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अब हम लोग लेस करेंगे। पहला होगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डायरेक्टली वो दिया हुआ है 2 लाख। दूसरा हो जाएगा डिविडेंड, तो कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड यानी शेयर कैपिटल 20 लाख दिया हुआ है। लेस करेंगे पेड अप, मतलब जितना चुकता है पेड अप, लेस कॉलिंग एरिया, बाद में पेड अप होगा कॉल्स इन। इसको बनाने के बाद इसका वर्किंग नोट्स को हम अलग फिर लिखेंगे, बैलेंस शीट के लिए वर्किंग नोट्स बनाएंगे। अब डिविडेंड होगा, डिविडेंड निकालना है डिविडेंड, ये हो जाएगा 19,80,000 गुने 10/100, यानी 1,98,000 डिविडेंड। $1,98,000। अब एज्यूम्ड करके हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स निकाल रहे हैं। एज्यूम्ड यानी नंबर 3 में करते हैं हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स। 10% इसका निकलेगा 1,98,000 गुने 10/100, ये हो गया 19,800। 19,000 ठीक है, 19,800 जोड़ते हैं इसको 800, ऐसे यहाँ लिखना है 800, और ये हो गया 19,917 के साथ हाथ में 1, 9, 10, 1, 11 के हाथ में 1, 1, 1, 2, 2, 4,17,800। यहाँ लिखाएगा 4,17,800। 10 में से 8 घटाए 2, 10 में से 8 घटाए 2, 7 में से 7 घटाए 0, और 2 में से 1 घटाए 1। 7 में 7 घटाए 0, 2 में से घटाए 10,200। ये हो गया सरप्लस। सरप्लस का मतलब हुआ कि यानी सारा हिसाब किताब करने के बाद कंपनी को 10,200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और यह जो है रिजर्व एंड सरप्लस के शीर्षक में जाएगा, यानी 10,200। स्पेस नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट यहाँ बनाएंगे। शेड्यूल 6 के तहत
बैलेंस शीट ऑफ, नाम था ए गुड्स कैरीज लिमिटेड, AGC, बैलेंस शीट ऑफ, नाम हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AGC लिमिटेड, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013, 14 था, 13-14, 31 मार्च 2014 बोल रहा है, 13-14 सत्र है 1 अप्रैल। इसमें हम लोग एक कॉलम वर्किंग नोट्स का बनाएंगे। ये होगा नोट, यहाँ होगा अमाउंट, चूंकि वर्किंग नोट्स करने के लिए स्पेस नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का जो यहाँ पर बना हुआ है उसको हम ओमिट करते हैं। शेयर कैपिटल, वर्किंग नोट शेयर्स कैपिटल 20 लाख लेस कॉल्स इन एरिया 20,000, 20,80,000। यहाँ नोट 1 करेंगे। यहाँ पर पहले सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट में लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी 1। यहाँ पर हम लोग एसेट्स लिखेंगे, एसेट्स 2। पहले एक एक करके हम लोग चलते हैं, स्पेस नहीं होगा तो फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पर इसका लिख देंगे, क्योंकि इतना में यानी एक पार्ट इक्विटी और लायबिलिटी यहाँ पर लिखा जा सकता है। पहला टॉपिक आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर्स होल्डर फंड। पहले मैंने बताया कि ऑथराइज कैपिटल को हम लोग दिखा सकते हैं और नहीं भी, चूंकि उसका अमाउंट जोड़ा नहीं जा सकता है, यानी इसलिए और स्पेस नहीं होने के कारण हम लोग शॉर्ट में निकल रहे हैं। ऑथराइज कैपिटल हम लोग ऊपर में ही लिख देते, जो 25,000 और 100 से गुना करके जो 25 लाख आया है। तो शेयर्स कैपिटल, शेयर होल्डर फंड में नंबर 1 आएगा ए शेयर कैपिटल, शेयर्स कैपिटल। तो ये हो गया, मैंने निकाल लिया है इसको 19,80,000 ऑलरेडी यहाँ पर नोट्स 1। अब बी में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसलिए ये नोट का है कि अलग अलग इसका नोट्स होगा। 1 यहाँ हो चुका है, दूसरा नोट्स लिख रहे हैं। पहले पढ़ के मैंने समझा दिया है डिटेल, तो डायरेक्ट हम जनरल रिजर्व को खोज रहे हैं। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो है
सिक्योरिटी प्रीमियम इन्वेस्टमेंट 40,000। पहले लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, इसीलिए बैलेंस शीट में न्यू शेड्यूल में सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000। जनरल रिजर्व देखते हैं हम लोग, जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है। जनरल रिजर्व है 6 लाख। जनरल रिजर्व 6 लाख हो गया। जनरल रिजर्व 6 लाख। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये दिया हुआ है 2 लाख। और एडिशन रिजर्व जो है, एडिशन जनरल रिजर्व ये है 2 लाख। इंटरेस्ट अकाउंट इन्वेस्टमेंट टू बैलेंस शीट में जाएगा सैलरी डेटर, इससे कोई मतलब नहीं है। अनक्लेम डिविडेंड करंट लायबिलिटी में जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं 6 2 8 10 लाख 40,000। 10 लाख ये अलग रिजर्व है, ये अलग रिजर्व है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दिए 10 लाख 40,000। क्योंकि अब यहाँ पर इसको इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ नोट नंबर 2 कर देंगे। नोट नंबर 2 ये हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नॉन करेंट लायबिलिटी। दूसरा केस होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, तो यहाँ ये नील हो गया। तीसरा केस होता है करेंट लायबिलिटी, जिसमें करेंट लायबिलिटी पहले पहुंचते हैं लोग। अनक्लेम डिविडेंड है 2,40,000। अनक्लेम डिविडेंड तीसरा हम लोग करेंट लायबिलिटी निकालेंगे। करेंट लायबिलिटी क्योंकि नोट कर देंगे तो अनक्लेम डिविडेंड होगा। अनक्लेम डिविडेंड जिसमें आ गया है अनक्लेम डिविडेंड है 54,000। करेक्टर को भी लिखेंगे इसी में। करेक्टर को लिखेंगे 2,40,000 है, 2,40,000। इसके बाद आएगा, क्योंकि हम लोग प्रोपोज डिविडेंड जो घोषणा किया था वो तो मिटा दिए हैं, लेकिन वो आएगा प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज्ड डिविडेंड 1,98,000 ये आया था, और 2 लाख चला गया। पहले मैंने बताया कि 2 जगह पर लिखा होगा, एक बार वहां पर हम लोग एंट्री कर चुके थे। 19,800 आया। कॉर्पोरेट टैक्स ये आया था 19,800। 800 4 8 12 20 21 के एक हाथ में 2, 4 8 12 20 21 के एक हाथ में 2, 1 3 9 12 4 16 5 21 के एक हाथ में 2, 1 3 2 5 5,11,800। यानी यहाँ पर हम लोग करेंट लायबिलिटी में लिख देंगे थर्ड नोट या 1 2 3 1 रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ 2 था, यहाँ करंट लायबिलिटी में 3 होगा।
प्रीमियम 5,11,800, 5,11,800। यहाँ अनक्लेम डिविडेंड हम नहीं लिखे हम लोग। पहला हेडिंग हुआ शेयर्स कैपिटल का शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम सब लिखा हुआ है। चेक करेंगे फिर नॉन करंट लायबिलिटी में डिवेंचर आएगा, लॉन्ग टर्म लोन आएगा, वो सब कुछ नहीं दिया हुआ है। करंट लायबिलिटी मैंने निकाला है, जिसमें ऊपर से एक बार पढ़ते हैं। शेयर कैपिटल कैश इन हैंड हो चुका है, कैश बैंक बैलेंस शीट में नीचे जाएगा, मोटर व्हीकल्स नीचे जाएगा, फर्नीचर कॉस्ट नीचे जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट का केस में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व, इंटरेस्ट अकाउंट और इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नीचे जाएगा, करेंट एसेट्स में सैलरी डेटर करंट एसेट्स में जाएगा, प्रोविजन फॉर डीडी को हम लोग घटा देंगे डेटर्स में से, प्रीपेड एक्सपेंसेस अनी अदर करंट एसेट्स में जाएगा, अनक्लेम्ड डिविडेंड हम लोग ले लिए, सैलरी क्रेडिटर्स को ले चुके हैं। अब यहाँ पर पेमेंट टू एडवांस स्टाफ जो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग जोड़ते हैं इसको, यानी 19,80,000, फिर आ गया 10,40,000, 5,11,800, 800, 1, 8 4 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 8 4 12 13 3 हाथ में 1, 9 10 और 5 15 के 5 हाथ में 1, 2, 25 लाख। देखते हैं हम लोग, गलती इसलिए हो रहा है कि पहले ही से 19,80,000 है और हमारे पास आया है 10 लाख, ठीक है। 800, 1, 8 4 12 13 3 हाथ में 1, 9 10 5 15 5 हाथ में 1, 35,31,800, 35,31,800 है, 35,42,000। हाँ, इसमें दिया हुआ है 10,200 जो हम लोग का, चूंकि मिटा देने के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस आया था उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था। यहाँ भी हम लोग यहाँ पर इसी में हम लोग जोड़ देते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस यही लिखा जाता है दूसरे शीर्षक में। पहले हम लोग कैपिटल में ही प्रॉफिट को जोड़ देते थे, अब इसको यहाँ पर 10,200 था, 10,200 तो 200 ही आ गया, 0 हो गया, 4 और 5 6 2 8 10,50,200, 10,50,200 ये हो गया। अब आ जाएगा, क्योंकि एक बार पुनः जोड़ते हैं हम लोग, 19,80,000, फिर आ गया 10,50,200, फिर आ गया 5,11,800, यानी 3 0 हो जाएगा, ये 1 1 2 हो गया, 8 5 13 14 के 4 हाथ में 9 10 5 15 5, यानी 35,42,000। यहाँ पर 35,42,000 एक कंप्लीट हो गया। यानी लायबिलिटी साइड जो है कंप्लीट हो गया। 3 शीर्षक में लिए हम लोग, इसमें यहाँ लेंगे हम लोग। अब हम लोग चौथा नंबर की नोट्स करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फिक्स एसेट्स में। तो ऊपर में देखते हैं फिक्स एसेट्स में एक मोटर व्हीकल्स है, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। तो यहाँ पर हम लोग पहले नॉन करेंट एसेट, पहले हेडिंग हम लोग कर लेते हैं। नंबर 1 में होगा हमारा यहाँ नॉन करेंट
एसिड्स, इसका वर्किंग नोट दूसरा निकालेंगे करंट एसिड्स, करंट एसिड्स, और तीसरा केस होगा अदर करंट एसिड्स, अदर करंट एसिड्स जिसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम देखते हैं, ये भी कहीं था। कहीं था एक्रूड इनकम ऊपर में, मोटर व्हीकल फर्नीचर इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल कैंडिडेटर पोजीशन और सिंडिकेटर्स, इंटरेस्ट, एकड़ इनकम जो है इंटरेस्ट ऑन एकड़ इन्वेस्टमेंट, ये है इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एकड़ ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट शॉर्ट में लिखा है एकड़, इंटरेस्ट एकड़ ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एकड़ ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट 6000 है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी खोज रहे हैं हम लोग। अदर करंट एसेट्स यहाँ भी नोट्स में निकाल सकते हैं हम लोग, अदर करंट एसेट्स में अब तो लिख चुके हैं तो इसका नोट्स करने की जरूरत नहीं है। 6000 हो गया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये 50,000 है प्रीपेड, 50,000 ऊपर नीचे है, थोड़ा देखने में परेशानी हो रही है। प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया 50,000, उसके नीचे सैलरी कैरेक्टर है प्रीपेड इंश्योरेंस, उसके नीचे है अनक्लेम डिविडेंड 54,000, ठीक है, सैलरी कैरेक्टर भी सही है। एडवांस टू स्टाफ, करंट एसेट्स में यहाँ और ऊपर ले जाते हैं क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा टॉपिक होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसी में दिखाएगा, और यहाँ पर हम लोग वही कर देते हैं क्योंकि दूसरा हो गया करंट एसेट्स, वर्किंग नोट्स निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। करंट एसेट्स तीसरा नोट हुआ था, चौथा नोट्स हम लोग देंगे करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में पहले हम लोग शुरू करते हैं कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड में है 10,000, पहले इसी को लेते हैं, उसके नीचे बढ़ते जाएंगे। कैश विथ बैंक डिपॉजिट 10 लाख है, डिपॉजिट शॉर्ट में लिख रहे हैं डिपॉजिट 10 लाख, 10 लाख, फिर है 10 लाख, उसके बाद मोटर व्हीकल्स, उसको भी हम लोग नॉन करंट एसेट्स में ले लेते हैं। करंट एसेट लिखने के बाद फर्नीचर उसको भी छोड़ दें, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट इसमें अलग से लिख देते हैं। अदर नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स इसमें ही लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दिया हुआ है 9 लाख। हम लोग फिक्स एसेट्स का निकालेंगे, अलग से नोट्स कर देते हैं उसको। इन्वेस्टमेंट हो गया, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन सब हो चुका है। सैलरी डेटर को भी लिखेंगे 1,70,000, सैलरी डेटर यहाँ लिख देते हैं। सैलरी डेटर, सैलरी डेटर 1,70,000 है, जिसमें 50,000 हो गया प्रोविजन फॉर डीडी, यानी 1,20,000 हो गया, ये 1,20,000 हो गया, 1,20,000 70 में से घटाने के बाद
हैं करेंट एसेट्स हो गया ये, यहाँ पर 10,000 और 20 हो जाएगा 31,000, 10, 20, 30 और 10 लाख और एक 11,30,000 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसको और नीचे करते हम लोग। करेंट एसेट्स 11,30,000, क्योंकि इसका भी यहीं पर हम लोग नोट्स करना होगा। फिक्स एसेट्स में जगह, अब चूंकि ये लिखा जा चुका है करेंट एसेट्स में कैश इन हैंड और डिपॉजिट, और ये लिख चुके हैं हम लोग, इसके अलावा कुछ नहीं, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं, फिर फिक्स एसेट्स लिखते हैं। फिक्स एसेट्स अब आ गया, एक नंबर में है मोटर व्हीकल्स 12 लाख। अब हो गया नन करेंट एसेट्स, नन ये हो गया चौथा नंबर, ये था हमारा तीसरा, तो आगे पीछे हो रहा है, चौथा नंबर तो उसी को करना था। खैर इसको करेंट एसेट्स को 4 कर देते हैं हम यहाँ 4, और इसको कर देते हैं 3, 1, 2, 3 ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ भी हम 5 लिख देते हैं। नन करेंट एसेट्स, नन करेंट एसेट्स। एक नंबर हो गया मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स 12 लाख है, 12 लाख, 12 लाख है मोटर व्हीकल्स, 12 लाख, और फर्नीचर है मात्र 12,000, 12,000। सन्डी डेटर्स एक बार क्वेश्चन को ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं। कौन लीनियर हो गया, शेयर को तो हो चुका है, कैश विथ बैंक फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया है, जनरल रिजर्व इंटरेस्ट अकाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्डी डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रीपेड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रॉफिट लॉस, इससे कोई मतलब नहीं है। बैलेंस शीट में याद रखना है कि मोटर व्हीकल्स यानी 2 तरह का इसमें पोस्ट दिया हुआ है। एक पोस्ट था मोटर व्हीकल का, पोस्ट दिया हुआ 16 लाख, तो 16 लाख दिया हुआ है, और एक 12 लाख। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग डिप्रिसिएशन का कहीं प्रोविजन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग 16 लाख लेंगे। 16 लाख, ये हो गया 16 लाख, ये हो गया 20,000, यानी यहाँ पर आ गया हमारे पास नन करेंट एसेट्स में 16,20,000। अब हम लोग जोड़ेंगे 16, 9, 25 लाख 20,000, 25 लाख 20,000, 16, 9, 25 लाख 20,000, और 11,30,000, 11,30,000। 25, 11,30,000। यहाँ पर कैश विथ बैंक ऑन फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि वही मिटा देने के कारण परेशानी हो रहा है। करेंट एसेट्स में लिखा गया है 11 लाख
30,000, 11,30,000। तो हम लोग देखते हैं फिर कैश इन हैंड है 10,000 और 10 लाख लिखे वो 10,10,000। फिर डेटर है 1,20,000। नॉन करेंट एसेट्स याद रखना है, क्योंकि लिख तो रहे थे जरूर, लेकिन इतना याद रखना है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो दोनों में से कम होता है विच एवर इज लेस, उसी को लिखा जाता है। इसलिए आंसर को मिलाने के लिए जो नियम है उसी पर चलना है। इसको हम लोग 12 लाख ही लेके चलेंगे। 12 लाख देखते हैं कहाँ पर कोई गड़बड़ी है, क्योंकि नीचे कोई एडजस्टमेंट में मैं देख रहा था कि एडजस्टमेंट में प्रोविजन डिप्रिसिएशन से रिलेटेड होता, डिप्रिसिएशन के बारे में कोई एडजस्टमेंट होता तो उसको हम लोग यानी एसेट्स में से घटा करके दिखाते, लेकिन यहाँ कोई उसका एडजस्टमेंट नहीं है। मात्र 2 एडजस्टमेंट था, एक डायरेक्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और डिविडेंड जो है 10% प्रपोज डिविडेंड, और था कॉर्पोरेट टैक्स जिसका हम लोग 2 जगह, एक बार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में लिख चुके थे और दूसरा यहाँ पर ये जो निकाला गया है डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, एडिशनल रिजर्व और प्रपोज डिविडेंड, यानी यहाँ पर निकाला हुआ है करेंट लायबिलिटी में हम लोग लिख चुके हैं प्रपोज डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, यानी 2 जगह एंट्री हो चुका है। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 12,12,000 ही होगा। अब फिर पुनः चेक करते हैं 12,12,000, यहाँ हो गया 11 लाख और 9, 20 और 12, 32। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें क्या कहीं कुछ छूट रहा है कि नहीं। तो करेंट एसेट्स को नॉन करेंट एसेट्स को मिटा देते हैं और करेंट एसेट्स को फिर से निकालते हैं। ये हो गया 5वां, इसका हम लोग नॉन करेंट एसेट्स हो चुका। फिर करेंट एसेट्स को निकालते हैं, शायद वही गड़बड़ हो। करेंट एसेट्स में 1 नंबर में आएगा कैश इन हैंड, 5वां नंबर लिखते हैं हम लोग करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में आएगा कैश 10,000, डिपॉजिट, हालांकि डिपॉजिट जो है लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म में क्लियर नहीं है, इसलिए लिख रहे हैं हम लोग। ये है 10 लाख, तो यहाँ हो जाएगा 10 लाख। ये भी हो गया। कैश विथ बैंक करेंट अकाउंट, ये छूट रहा था वो सही है। कैश विथ बैंक ऑन करेंट अकाउंट यही छूट रहा था, कैश विथ बैंक करेंट अकाउंट आ जाएगा, यही छूट रहा था करेंट अकाउंट, यानी ये हो गया 2 लाख विथ कैश विथ बैंक करेंट अकाउंट 2,10,000। तो यहाँ हो गया 10,000, तो रहेगा 10 गुना 20,000, ये हो गया 10 गुना 20,000 और 10 गुना 12,20,000, 12,20,000 करेंट एसेट्स जो है हमारा आ रहा है। और उसमें देख लेते हैं एक बार ऊपर से कुछ और कहीं है। 12,20,000, 12,20,000 ये भी आ गया। अब हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ 12 लाख और 12, 12 8 20 और 1 21 लाख, 21 लाख 12,000, 21 लाख 12,000, 12 20 21 लाख 12,000, फिर 12,20,000, 12,20,000, फिर है यहाँ 50,000 और 6 56,000, फिर पेड एक्सपेंसेज और 56,000, 56,000, तो 6 2 8 2 1 3 और 5 8 2 1 3 2 1 3 33 लाख 88,000, 33 लाख 88,000, 12 12 24 36 और 3 33, 10 लाख और 2 लाख 10,000 और 10,000, ठीक है। फर्नीचर अभी बाकी है हम लोग को। फर्नीचर था 12 लाख 12,000, 12 लाख 12,000, इन्वेस्टमेंट 9 लाख लिख चुके हैं। जनरल रिजर्व, सैलरी डेटर्स 1,20,000 छूट रहा है। सैलरी डेटर जो है इसमें छूट रहा है, निकालने के बाद ही समस्या खड़ा हो गया। डेटर
डेटर है यहाँ पर दिया हुआ 1,70,000, 1,70,000 में से प्रोविजन फॉर डी 50,000, ये आ गया 1,20,000, 1,20,000। अच्छा, इसमें जो था प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, प्रोविजन फॉर डी 50,000 घटा दिया गया, यानी 10, 10, 20 और 20, 40। दस, 10, 20 और 20, 40,000 हो गया। 10 और 2 12 में 13,40,000। यहाँ पर हम लोग को लिखना है करेंट एसेट्स में 1,20,000 छूट रहा था, यानी 13,40,000, 13,40,000 ही हो गया। अब इसको मिटाना होगा, 13,40,000 अब हम लोग जोड़ते हैं इसको, 12, 8, 20, 1, 21,12,000, 21,12,000, 9, 13, 7, 20 और 2 22,40,000, 22,40,000 और 50,000 दिया हुआ प्रीपेड एक्सपेंसेस और 6, 56,000, 56,000। 3 0 6 2 8 1 4 5 और 5 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2 और 2 4 और 2 2 4। गलती हो रहा है, जो 12 8 20 13 7 20 2 22 और 2 बार जोड़ा गया ही, क्योंकि यहाँ भी जोड़ दिए नीचे भी जोड़ दिए। 12 8 20 और 1 21,12,000 और फिर 13,40,000 हो गया, 13,40,000, 13,40,000। 6 2 8 4 1 5 9 में 1 1 2 और 3 5 और 2 1 3 35,08,000, 35,08,000 आ रहा है। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, हाँ 35,08,000 करेंट एसेट्स। इसमें एक चीज छूटा हुआ है, एडवांस टू स्टाफ, एडवांस टू स्टाफ, एडवांस टू स्टाफ दिया हुआ है 34,000, ये आएगा करेंट एसेट्स में। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स एडवांस टू स्टाफ, एडवांस टू स्टाफ दिया हुआ है, छूट गया 34,000, 34,000। इसको जोड़े हम लोग 3 0 4 का 4 ही रह जाएगा यहाँ पर, 1 1 2 2 4 और 3 7 और यहाँ पर हो गया 10 2 12 13,74,000, 13,74,000, 13,74,000, 13,74,000। अब हम लोग यहाँ जोड़ देते हैं, वहाँ जगह है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 8 20 1 21,12,000, 21,12,000, 21,12,000 और 13,74,000, 13,74,000 और 50 और 6 56,000। 6 4 10 के 12 के 2 हाथ में 1 1 2 7 9 5 14 के 4 हाथ में 1 1 1 2। अब आ गया 35,42,000। थोड़ा क्वेश्चन भी लंबा था और है भी क्रिटिकल,
थोड़ा अमाउंट जो है ऊपर नीचे लिखा हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा परेशानी हुई। 35 लाख जोड़ने के बाद यहाँ भी लिखा हुआ है वर्किंग नोट्स में 35,42,000, 35,42,000। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन तो अपने करने का चीज़ है, इसलिए इसको ओमिट करते हैं यहाँ से। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्योंकि लंबा तो और क्रिटिकल था ही, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ बनाना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट और विथ एडजस्टमेंट था, इसलिए टाइम टेकिंग था। और कुछ जो प्रॉब्लम था उसमें था कि अमाउंट्स ऊपर नीचे लिखा हुआ था, जिसके कारण अमाउंट्स को पुट करने में परेशानी हुई, और कुछ जोड़ पहले तो मिल चुका था, थोड़ा विलम्ब हुआ। यानी ये क्वेश्चन 4 जो बनाया गया है, यानी एडजस्टमेंट को भी मैंने पहले एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूँ कि एडजस्टमेंट का एवरी एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड बोथ प्लेसेस। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में 2 एंट्री था। एक था प्रोविजन यानी प्रपोज डिविडेंड के बारे में था कि कैपिटल पर प्रपोज डिविडेंड देगा 10%, और कॉर्पोरेट टैक्स भी उस पर एज्यूम करके निकाला गया, इस प्रश्न में दिखाया गया है। दूसरी ओर मैं इस क्वेश्चन को बनाने के बाद अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट्स और चैनल से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।